भारत को सिर्फ कहने के लिए ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता था। असल में भारत अपने प्राचीन इतिहास से ही विश्व गुरु रहा है और आज भी भारत में वो पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है और पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। ज्यादातर लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि इंडिया की अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं, जहां पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अगर हम हर्षवर्धन के पीरियड तक जाते हैं, तो हिंदुइज्म के नाम पर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जहां पर यह कहा जाता है कि वो सारे के सारे ट्रेडिशंस रिलीजन के नाम पर सिर्फ एक बचकानी हरकतें देखने को मिलती हैं। लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। एंशिएंट इंडिया में आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं या फिर जितनी भी मेडिसिन देखते हैं, मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आप फॉर्मूलाज या सूत्र देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न वर्ल्ड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से मेल खाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपने एंशिएंट हिस्ट्री में दुनिया से कम 5000 साल आगे है। उदाहरण के तौर पर एंशिएंट हिस्ट्री में यहां तक कि आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में जब हम लोग सुबह ब्रश करते हैं तो हम प्लास्टिक के टूथब्रश का इस्तेमाल न कर हम दातुन का इस्तेमाल करते हैं। और आज आपको यूरोप के सुपरमार्केट्स में वो नीम के जो दातून हैं प्लास्टिक के बैग्स में पैक होकर $50 में बिकते हुए दिखते हैं। नीम और तुलसी जैसे पौधे जिनको हम लोग आयुर्वेद में न जाने कितने हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बस इंडिया के किसी भी व्यक्ति ने उसका पेटेंट नहीं किया और आज उसी नीम और तुलसी से अलग अलग तरीके की दवाइयां बना के वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों का इलाज किया जा रहा है। अगर इंडिया से निकलने वाली हर चीज इतनी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है और रूढ़िवादिता को अगर आपको दर्शाती है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के जो बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको क्यों कॉपी कर रही है? वो इसीलिए क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हर इंडियन की, हर डायनेस्टी की, हर रूलर की जो भी प्रैक्टिस होती थी, वो रिलीजन और साइंस को दोनों को पैरेलली लेकर चलती थी। और इसी कंसेप्ट को आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग यहां पर एंशिएंट इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग तरीके के कंसेप्ट्स की बात करें जो पूरी तरीके से आज के मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ है, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि चाहे हम लोग एंशिएंट इंडिया के स्टोन वर्क की बात करें या फिर इंडिया में जो खेती या कृषि की जाती थी या फिर जानवरों को पालना जिसे हम पशुपालन कहते हैं, पॉटरी या फिर मेटल से रिलेटेड चीजें, कपड़े बनाने की स्टाइल्स, बोट मेकिंग, सेलिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको एंशिएंट इंडिया में बहुत पहले दिखती है, जहां पर यूरोपियन देशों में शायद ये उस वक्त तक डेवलप भी नहीं हुआ था। और इतनी स्किल्स बिना फिजिक्स और बिना साइंस की नॉलेज के पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे नियम कानून ऐसे थे, बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे थे जिनको यूरोपियन कंट्रीज ने फॉलो कर मॉडर्न साइंस का नाम देके सारा क्रेडिट खुद लेकर चले गए हैं, जबकि वो सारा का सारा क्रेडिट हमारा था। जैसे कि मैंने आपको अभी नीम और तुलसी का एग्जांपल दिया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की डेफिनेशन में हम लोग इसे बायोपायरेसी के नाम से जानते हैं। और इसी बायोपायरेसी के नाम पर हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की ही यूज कर रहे हैं बिना हमें क्रेडिट दिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के मेहरगढ़ रीजन की बात करते हैं, तो वहां पर हमें वुड स्टील का यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। इंडिया में सबसे पहले ही वुड स्टील का प्रोडक्शन हमें 300 BC के आसपास देखने को मिला था। और इससे बेसिकली जो आयरन से रिलेटेड चीजें हैं वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा बनाई जाती थी और बेसिकली साउथ इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था। और ये जो बेसिकली वुड है, इससे जो तलवार बनाई गई उसे हम लोग डैमेस्कस स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा मजबूत वेपन निकल कर आता है क्योंकि इसमें जो आयरन का जो पोर्शन है प्राइमरी लेवल पर, वो आपको काफी हद तक ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग दिल्ली के आयरन पिलर की बात करें, जिसकी इमेज यहां पर आप लोगों के सामने है, और इसका वजन करीबन आपको 6 टन देखने को मिलता है, तो ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूल्स रेगुलेशन से इसे बनाया गया कि इसमें किसी भी तरीके से जंग नहीं लगती थी। आज हम लोग अगर आयरन और स्टील का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें दूसरे मिनरल्स को, मटेरियल्स को मिलाना पड़ता है जहां पर उससे जंग न लगे, तो इसे तो हम लोग मॉडर्न साइंस का पार्ट मानते हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा तैयार हुआ और वो पूरी तरीके से हवा, पानी, ह्यूमिडिटी किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं होता, तो ये फिर ट्रेडिशन हमारे पास कहां से आया? अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो एक टेक्निक थी जिसे हम लोग वैक्स टेक्निक के नाम से जानते हैं।
और ये वैक्स टेक्निक आपको आज पूरी तरीके से लॉस्ट देखने को मिलती है, जो इंडिया में 5000 साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। और इस वैक्स टेक्निक से हम लोग अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाते थे, और इसका एक एग्जांपल आप सभी के सामने है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल का एग्जाम्पल तो स्कूल की एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी पढ़ा है। और ये जो बेसिकली डांसिंग गर्ल का यहां पर आपको ब्रॉन्ज का स्टैचू देखने को मिलता है, ये इसी वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। वहीं अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, ये तो नॉर्मल एक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कल्पचर की बात हुई, लेकिन केमिस्ट्री में भी एंशिएंट इंडिया में जितने भी ट्रेडिशंस हमको देखने को मिलते हैं, जितने भी लिटरेचर और शास्त्र देखने को मिलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान हमें मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर रत्न समुच्चय की बात करते हैं, तो रत्न समुच्चय यहां पर आपको प्रिंसिपल मेटल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देता है, और यह कहता है कि मेटल्स का इस्तेमाल सिर्फ आपकी केमिस्ट्री नहीं, लेकिन दवाइयों में भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसका एक और एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन किस्म का देखने को मिलता है, जिसे हम लोग रस शास्त्र कहते हैं। रस शास्त्र को अगर आप अंग्रेजी में समझने की कोशिश करें तो लिटरली इसका मतलब होता है साइंस ऑफ मरकरी। और इस रस शास्त्र में यह चीज बहुत क्लियरली कही गई है कि इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी मेटल के तौर पर नहीं, लेकिन आयुर्वेद में भी हम लोग करते हैं। और ये सिर्फ धातुवाद से रिलेटेड नहीं है, यानी मेटल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं अल्टीमेट सॉल्वेशन के लिए जरूरी है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जिसे हम लोग मुक्ति के कंसेप्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मेडिसिन और मैथमेटिक्स, इन दोनों में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एंशिएंट इंडिया का ही रहा है। आज मॉडर्न वर्ल्ड साइंस के अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, सबसे पहले वर्ल्ड फेमस जो आयुर्वेदा कंसेप्ट है, इंडिया के जो बेसिकली फिलोसॉफिकल स्कूल्स रहे हैं, 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स, उसमें आयुर्वेदा आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इसमें आपको न्याय लॉजिकल स्कूल देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया कि आपको किसी भी बीमारी से किस तरीके से बचना है, किस तरीके से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो कौन कौन से बेसिकली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को फिर से सुधार सकते हैं। और आयुर्वेदा शुक्र है कि ये वो कंसेप्ट नहीं है वैक्स टेक्निक की तरह जो टाइम के साथ गुम हो गया, खत्म हो गया या लॉस्ट हो गया। मॉडर्न वर्ल्ड में भी हमको ये देखने को मिला है, और इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा या आयुष मिनिस्ट्री के नाम पर ये जो बेसिकली लॉस होती हुई टेक्निक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। अगर हम लोग यहां पर सिद्धा सिस्टम के बारे में भी बात करते हैं तो वो भी आपको एंशिएंट इंडिया में 10,000 से 4,000 बीसी के बीच में देखने को मिलती है। द्रविडियन एरिया में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, और यह भी पूरी तरीके से मेडिसिनल कंसेप्ट से ही कनेक्टेड है। इसके अलावा जब हम यहां पर योगा की बात करते हैं तो योगा आज सिर्फ दुनिया, आप सबको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लेकिन दुनिया में हर जगह आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे इंडिया के नाम पर ही मनाया जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट से ही दुनिया भर में इसे पहुंचाया जा रहा है। अब योगा जो है ये डायरेक्टली आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जो आपकी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। और ये अगेन आपको एक और एग्जांपल देखने को मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री का, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का एक कंट्रीब्यूशन हेल्थ में, वो भी मॉडर्न वर्ल्ड में। वहीं अगर हम लोग वेटनरी साइंस की बात करें तो ये भी आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलती है, यानी जानवरों का जो इलाज किया जाता था वो भी एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर में आपको देखने को मिलता है। इस वेटनरी साइंस को मौर्यन एम्पायर में हम लोग सलीहोत्र के नाम से जानते थे, और स्पेशली ये घोड़ों का इलाज करने के लिए, क्योंकि ये उस वक्त युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे, वॉर में घोड़ों का बहुत ज्यादा यहां पर रोल होता था। तो सलीहोत्रा जो है वो घोड़ों के इलाज के लिए किया जाता था, जिसे आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में वेटनरी साइंस के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम लोग वेदांग ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो वेदांग ज्योतिष पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए। मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, तो यहां पर पूरा का पूरा क्रेडिट यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ले जाती हैं, गैलीलियो से लेकर अब तक के मॉडर्न फिजिक्स तक। और वो पूरा क्रेडिट यूरोपियन कंट्रीज अपने पास रखती हैं कि जो अर्थ है वो जियोइड शेप की है, ये हमने बताया, या फिर सोलर एक्लिप्स क्या होता है, या फिर दूसरे अलग अलग तरीके के एक्लिप्स क्या होते हैं, ये हमने बताया। ये इंडिया से निकला हुआ है। मैं बोलता हूं कि ये जो शास्त्र या लिटरेचर आपके सामने है, 2 मिनट के लिए अगर आप इसे इग्नोर भी कर दें, एक कॉमन सेंस से बात करते हैं।
ठीक, हमारे यहां आज भी हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मुहूर्त से जोड़कर देखते हैं कि कौन सा शुभ या अशुभ काम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अब जब भी आपको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना होता है तो आप नासा की वेबसाइट पे जाते हैं या फिर अपने शहर में किसी पंडित के पास जाते हैं या मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। जब भी हम किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो हमेशा बता देता है कि चंद्र ग्रहण इस वक्त होने वाला है, सूर्य ग्रहण इस वक्त होने वाला है, या फिर पूर्णिमा जो है वो आपको इस दिन देखने को मिलेगी, तो इस दिन आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अब वो जो पंडित या पुजारी है मंदिर के, उनके पास तो कोई लैपटॉप या इंटरनेट है नहीं, वो तो अपना पंचांग देखकर आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताते हैं, और उनके पास तो वो सेम लिटरेचर है जो एंशिएंट इंडिया में थे। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज ने जब इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू भी नहीं की थी, उससे पहले से ही हमें ये सारी की सारी चीजें पता है कि ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, जिसे हम लोग स्पेस साइंस कहते हैं, उसका बेसिकली मतलब क्या है। यहां पर यूरोपियन कंट्रीज एक और बहुत चीज यहां पे बड़ी लेते हैं कि जो सूर्य है और पृथ्वी है, यानी सन और अर्थ के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बताई गई है। गलत। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में आपको कुछ लाइंस और दोहे ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें अगर आप हिंदी का अर्थ निकालें और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो एग्जैक्टली आपको सन और अर्थ के बीच की दूरी उतनी ही मिलती है जितनी आपको आपके नासा ने बताई हुई है। यानी कि इंडिया का रिलीजन, स्पेशली अगर हम लोग हिंदुइज्म की बात करें, तो वो प्योरली आपके साइंस से ही रिलेटेड है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहां पर यह कह दिया जाता है कि पूरी तरीके से अंधविश्वास है और ये हिंदुइज्म का अंधविश्वास हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो हमें हमेशा से बचपन में हमारी नानी या दादियों के द्वारा भूत की कहानियां सुनाकर यह बताया जाता था कि रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठते या सोते नहीं है, नहीं तो भूत आ जाता है। अब अगर इसका साइंटिफिक सिनेरियो हम लोग देखने की कोशिश करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमें यह पूरी तरीके से आज प्रूफ हो चुका है कि बेसिकली जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है प्लांट्स का, वो थोड़ा सा ह्यूमन से अलग होता है। कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते रात के वक्त तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और अगर रात को आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका दम घुट सकता है। ये इसका कंसेप्ट है, ये बेसिकली इसका फैक्ट है। तो यहां पर आपको यह समझने की कोशिश करनी है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, जो काफी हद तक आज खत्म हो चुके हैं, कुछ हद तक आज चल रहे हैं, वो अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलते हैं जो साइंस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम महाराजा सवाई जय सिंह जो जयपुर के हैं उनकी बात करें तो यहां पर उन्होंने बेसिकली जो जंतर मंतर है वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के थ्रू ही बनवाए हैं, जो आपको दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में देखने को मिलते हैं। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए, आपको 12 ज्योतिर्लिंग कुल मिलाकर देखने को मिलते हैं और अगर आप उनकी लोकेशन देखें तो लॉन्गिट्यूड वाइज आपको वो एक ही लाइन पे देखने को मिलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब ये ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे थे तो उस टाइम पे तो मॉडर्न वर्ल्ड साइंस तो हमारे सामने था नहीं, लेकिन फिर भी वो सेम लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने बनाया। क्यों? क्योंकि उस चीज का नॉलेज था हमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। अब अगर हम लोग यहां पर एंशिएंट इंडिया के कंट्रीब्यूशन की बात करें मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले हमें शुल्ब सूत्र यहां पर देखने को मिलता है जिसमें वैदिक सेक्रीफाइस के बारे में हमें पता चलने को मिलता है, जिसे आज हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं या फिर मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब भी यज्ञ कराए जाते थे, जो मेजरमेंट है वो इन्हीं सूत्रों के द्वारा किए जाते थे। यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में भी हमें बहुत पहले से पता है। वहीं अगर हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हैं तो जैसे कि आपके डेसिमल सिस्टम हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, जीरो स्क्वायर हो गया, क्यूबिक रूट्स हो गया, यहां तक कि जो बेसिकली पाई का जो बेसिकली इन्वेंशन या डिस्कवरी आपको देखने को मिलती है मैथमेटिक्स में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके एंशिएंट हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप अपने एंशिएंट हिस्ट्री के किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते हैं अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो उसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। साइंस से वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सो यू विल गेट टू नो द रियल नॉलेज एंड रियल पावर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कि वो किस तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करता है और मॉडर्न जो साइंस है वो किस तरीके से इफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा, सो फॉर दैट
Please stay tuned with Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I'll see you in the next video. Thank you very much.